नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी के संग ठाकरे की बैठक के बाद गरमाई है सियासत। शिवसेना बोली 2.5 साल का फार्मूला कहीं पर भी नहीं है, उद्धव 5 साल रहेंगे सीएम। कांग्रेस बोली अब अकेले लड़ेंगे सभी चुनाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उसके कुछ दिनों के बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की लंबी बैठक हुई थी, जिसके बाद में अब राज्य में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब शिवसेना की ओर से कहा गया है कि 50-50 का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, पूरे 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस अब स्थानीय चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक सभी चुनाव यहां पर अकेले लड़ेगी। सियासी गलियारों में इस बात की भी अटकलें हैं कि सीएम ठाकरे के 2.5 साल पूरा होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी की ओर से दावेदारी पेश की जाएगी। लेकिन इन कयासों का खंडन करते हुए शिवसेना ने सामना में लिखा है कि इन दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का वचन 5 साल के लिए दिया गया है। उद्धव ठाकरे ही 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, ये यहाँ पर दो टूक कहना है शिवसेना का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। 10 मिनट में 2 करोड़ के हुए 18 करोड़ राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में घोटाले का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही करीब 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया, उसी जमीन का 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट आखिर क्यों हुआ। तो वहीं सपा के नेता पवन पांडे ने सवाल उठाए हैं कि मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ की आखिर कैसे हो गई। राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये यहाँ पर मांग कर दी है सपा ने। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानून के विरोध में किसान करेंगे 26 जून को चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी विधायकों के घेराव के बाद अब किसान 26 जून को चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करेंगे और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप करके कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। किसान नेता बलवीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए दावा किया है कि नरवाना क्षेत्र से भारी संख्या में किसान राजभवन का घेराव करने के लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि इससे पहले 14 जून को प्रदेश भर में किसान धरना स्थलों पर सिख पंथ के गुरु अर्जुन देव का शहादत दिवस मनाकर के एकता का परिचय देंगे। और यहाँ पर 26 जून को देख सकते हैं कि किसानों और सरकार के बीच में टकराव देखने को मिल सकता है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए पूछा, मोदी सरकार का सबसे बेहतरीन मंत्रालय कौन सा है, और फिर बोले झूठ और जुमलों का गोपनीय मंत्रालय। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने लगातार ट्वीट कर मोदी सरकार से सवाल भी किए हैं। तो वहीं उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय आखिर कौन सा है। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। मुकुल रॉय ने खोला भाजपा के हार का राज, कहा नेता नहीं सुनते हैं किसी की भी बात। पश्चिम बंगाल में भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में जाने की इच्छा रखने वाले नेताओं की कतार दिनों दिन लंबी होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार कम से कम यहां पर 10 बीजेपी के विधायकों ने मुकुल रॉय से संपर्क किया है, जिन्होंने हाल ही में भाजपा छोड़ के तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा नेतृत्व के खिलाफ रोष भी बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष की बैठक में एक विधायक ने यह कह करके जाने से इनकार कर दिया कि वह बैठक एक क्रिमिनल के घर बुलाई गई थी
और वहीं मुकुल रॉय ने कहा है कि विपक्षी पार्टी बीजेपी प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा करवाना चाहती है। भाजपा सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान मुकुल रॉय ने सांप्रदायिक आधार पर प्रचार अभियान चलाने का विरोध किया था, लेकिन उनकी बात बीजेपी ने नहीं मानी। और यहां पर देख सकते हैं कि मुकुल रॉय अब हमलावर हो चुके हैं भाजपा के ऊपर। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। आरएलडी के प्रमुख बोले, यूपी चुनाव में नहीं चलेंगे लव जिहाद और गो आतंक जैसे बनावटी मुद्दे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति भाजपा की कथित उदासीनता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उसे बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद और गौ आतंक जैसे बनावटी मुद्दे काम नहीं करेंगे। चुनाव में विकास के मुद्दों की ही जीत होगी। बिहार में बढ़ी है सियासी हलचल। अब कांग्रेस ने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पर डाले हैं डोरे। कहा, बिहार के विकास के लिए महागठबंधन का साथ दें। बिहार की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बांका में बम ब्लास्ट को लेकर के की गई बयानबाजी और तेज प्रताप के साथ मुलाकात और फिर मंत्री मुकेश सहनी के 19 लाख रोजगार को लेकर के दिए गए बयान के बीच कांग्रेस ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस ने हम सेकुलर और वीआईपी पार्टी सुप्रीमो पर यहां पर डोरा डालना शुरू कर दिया है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने दोनों ही दलों के नेताओं पर डोरा डालते हुए इस विषम परिस्थिति में बिहार सरकार के फेल होने की बात करते हुए एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की है। आप लोगों को बताते चलें, अजीत शर्मा ने आगे कहा है कि बिहार में विकास के लिए महागठबंधन की सरकार यहां पर जरूरी है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पर डोरे डालते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने आगे कहा है कि मांझी जी और सहनी जी की ओर से कही गई विकास और सम्मान की बात सरकार की ओर से नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने विधायकों से विकास के मुद्दे पर चिंतन करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पहल करने की मांग की है। देख सकते हैं कि लगातार हलचल देखने को मिल रही है बिहार के अंदर और यहां पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी लगातार यहां पर आरजेडी के नेताओं से संपर्क में हैं और लालू यादव से लगातार बातचीत हो रही है और आने वाले समय में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है बिहार के अंदर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलेगा बड़ा झटका। नवाब मलिक का बड़ा दावा, कई बीजेपी के नेता एनसीपी में लौटना चाहते हैं पवार के संपर्क में। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता शरद पवार के लगातार संपर्क में हैं और वे एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश नेता वे हैं जो कई सालों पहले कांग्रेस और एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल भाजपा कार्यकर्ता घूम घूम करके मांग रहे हैं जनता से माफी, कह रहे हैं भगवा को समझने में गलती कर दी। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। चुनावी परिणाम में टीएमसी को ऐतिहासिक जीत मिली और एक बार फिर से पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में सरकार बनाने में कामयाब रही। तो वहीं अब पाला बदलने वाले नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर से टीएमसी में आने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता गली गली घूम करके लोगों से माफी मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, लाउड स्पीकर से संबोधन करते हुए जनता से कह रहे हैं कि उन्होंने भगवा यानी कि भाजपा को समझने में गलती कर दी, वह एक फ्रॉड पार्टी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कई नेता और यहाँ पर कई दर्जनों कार्यकर्ता लगातार टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी और वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच में टकराव की खबरें लगातार सामने निकल के आती रहती हैं। तो वहीं यूपी बीजेपी यहां पर दावा कर रही है कि 2022 का चुनाव सीएम योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उनका कहना है कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आलाकमान बताएगा 2022 के यूपी चुनाव में कौन होगा पार्टी का चेहरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी के ही एक सर्वे में ये साफ हो चुका है कि 2022 में बीजेपी की यहां पर विदाई हो सकती है और करारी हार का सामना करना पड़ सकता है राज्य के अंदर, क्योंकि जनता में बीजेपी को और सीएम योगी को लेकर के काफी गुस्सा है। चर्चा इस बात की है कि 2022 में बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, क्या पार्टी में सूबे के स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। इन सब सवालों के बीच यूपी के डिप्टी
सीएम केशव प्रसाद का कहना है कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अभी यह तय नहीं है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है दोस्तों। चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बातचीत की तैयारी में केंद्र सरकार गुपकार भी होगा शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए राजनीतिक दलों से चर्चा के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि सरकार ने अभी इसके लिए किसी भी पार्टी को कोई भी निमंत्रण नहीं भेजा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों के गुपकार गठबंधन ने भी इसमें शामिल होने के लिए अपनी सहमति दिखाई है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली को मिली है लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील। आज से खोले जा सकते हैं मॉल और बाजार की सभी दुकानें। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत आज यहां पर कुछ गतिविधियों को छोड़ करके सभी गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। सरकार के इस आदेश के बाद शर्तों के साथ अब मॉल और बाजारों की सभी दुकानों को सुबह 10 से रात 8 बजे तक एक बार फिर से रोज खोलने की अनुमति दे दी गई है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी में छोटे दल भी बीजेपी को पिला रहे हैं पानी। राजभर ने पीए को पकड़ा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन। अनुप्रिया पटेल और निषाद भी मांग रहे हैं मंत्री पद। कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर के बीजेपी नेतृत्व अपनी पीठ थपथपाते नहीं अघा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही उलट ही है। पंचायत चुनाव के नतीजों से आभास हो रहा है कि बीजेपी की हालत यूपी में पतली है। यही वजह है कि अरसे से बीजेपी के हमजोली रहे छोटे छोटे दल मूल भाव पर उतर आए हैं। कोई केंद्र में मंत्री पद मांग रहा है तो कोई बीजेपी नेतृत्व से बात करने को भी तैयार नहीं है। जाहिर है डिमांड ज्यादा है। और वहीं सूत्रों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही बीजेपी नेतृत्व को इस बात का एहसास हो चला था कि यूपी में हालात उतने सहज नहीं है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का असर 2024 तक दिखने वाला है। ऐसे में नेतृत्व संजीदगी से अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन छोटे दल हैं कि मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही यूपी में योगी को तब्दील करने की बात मुखर हुई, इन दलों ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल जो हालात बीजेपी के लिए उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण यूपी का एक सर्वे है। इसमें दावा किया गया है कि मौजूदा हालात में बीजेपी 100 से भी कम के आंकड़े पर सिमट जाएगी। उसके बाद ही हाय तौबा मच रही है। और वहीं बीजेपी नेतृत्व को भी यह अच्छे से पता है कि छोटे दलों को साधे बिना इस बार सत्ता तक पहुंचना काफी मुश्किल है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के खिलाफ अपने तीखे तेवर दिखा भी रहे थे। उन्हें साधने के लिए जेपी नड्डा ने फोन लगवाया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने पीए को फोन थमा दिया और नड्डा चाहते हैं कि राजभर दिल्ली आकर के बात करें, लेकिन यहां पर राजभर का दो टूक कहना है कि बातचीत का अब समय जा चुका है। बीजेपी एक डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी सवार होना नहीं चाहता है। इनकी सत्ता से विदाई तय है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी को अपनी हार सुनिश्चित होने लगी है यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और योगी आदित्यनाथ की यहां पर कुर्सी जाने वाली है, ऐसा कहना है राजभर का। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस को संगठन के सभी स्तरों पर व्यापक बदलाव लाना चाहिए, ये यहां पर कहना है कपिल सिब्बल का। कांग्रेस को भाजपा के व्यवहार्य सियासी विकल्प के तौर पर पेश करने का सुझाव देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस को संगठन के सभी स्तरों पर व्यापक बदलाव लाना चाहिए, जिससे यह नजर आए कि वह जड़ता की स्थिति में नहीं है। सिब्बल पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी में व्यापक बदलाव के लिए पत्र लिखने वाले G23 नेताओं में शामिल थे। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। आप लोगों की क्या कुछ राय है इन खबरों पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी जान सकें इन खबरों को। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।